Hello everyone. So class ninth, we are going to discuss your chapter motion. Motion. इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मोशन। ये क्वेश्चन अराइज क्यों होता है। देखो स्टूडेंट्स, होता यह है कि इस पूरे यूनिवर्स में एवरीथिंग इज मूविंग, सब कुछ मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हम जिस अर्थ पे बैठे हुए हैं वो अर्थ कैसे है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों कर रही है। अर्थ इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है। तो जब ऐसे में अर्थ घूम रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर इन एब्सोल्यूट रेस्ट। तो कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मोशन इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सब कुछ घूम रहा है। तो ऐसे में हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई ये हमारा टॉपिक है मोशन। तो देखो, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को ये डिसाइड करना है कि कोई ऑब्जेक्ट इन रेस्ट है और इन मोशन है, तो उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये आपका ग्राफ है, ये ओरिजिन पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी चला जाता है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी जा रहा है तो इस कंडीशन में ये अपनी, अगर ये प्लेन है तो ये बोर्ड प्लेन में आएगा, तो अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y का y1 है, तो यहाँ पे x2 और कॉमा y2 हो जाएगा। तो अगर ऐसे में अगर कोई कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट हम कैसे पता कर पा रहे हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से। तो इसको ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट ही हेल्प करता है टू डिसाइड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट। तो सबसे बड़ी बात ये कि मोशन की जब भी कोई हमसे डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज मोशन, तो हम बोलेंगे मोशन इज द शिफ्ट in the position of an object with respect to reference point। तो रेफरेंस पॉइंट के कंटेक्स्ट में पोजीशन में शिफ्ट, पहले ये पर्सन यहाँ पे था, मान लेते हैं हमारा गोलू यहाँ पे था पहले, और ये इस ओ के कंटेक्स्ट में था, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के कंटेक्स्ट में उसकी पोजीशन थोड़ी आगे चली गई, तो आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ओ द पोजीशन हैज चेंज्ड। तो ये मोशन है कि किसी रेफरेंस पॉइंट के कंटेक्स्ट में अगर किसी पर्सन की पोजीशन शिफ्ट हो रही है तो वो मोशन में है। ओके, अब मोशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मोशन के टाइप्स क्या हैं। तो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जनरली ये बोलते हैं कि मोशन के टाइप्स का मतलब ये है कि एक तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक बोल देते हैं कि रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इस तरह से। तो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट जस्टिफाइंग द नीड, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, मोशन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। तो अगर हम ऐसे देखें तो वी कैन क्लासिफाई मोशन इन टू पार्ट्स। पहला ये है डायमेंशनल मोशन, कि मोशन कितना डायमेंशनल है। सेकंड है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम ये ऐसे डिसाइड करेंगे कि ये रेक्टिलिनियर है, ये सर्कुलर है, तो कंफ्यूजन होगा। हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि देखो, कोई भी जगह होती है, अगर प्लेन है तो वहां पे दो डायमेंशंस होंगे, एक्स और वाई। अगर स्पेस है, जैसे मैं खड़ा हूं, ये स्पेस है, मैं इस बोर्ड पे फिट नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अगर ऐसे देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल है मेरा, ये वर्टिकल है मेरा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक और एक्सिस से बाहर की तरफ निकलता हुआ, क्योंकि मैं स्पेस में एग्जिस्ट करता हूं, मैं ऐसे बाहर भी आ सकता हूं। तो मैं प्लेन में फिट नहीं बैठूंगा। तो एक हो सकता है ये आपका सिर्फ जो प्लेन में फिट बैठ जाता है, जैसे जमीन पे अगर कोई इंसेक्ट घूम रहा है, कोई कीड़ा घूम रहा है, वो जमीन पे है, ठीक है, वो ऊपर हवा में नहीं आ सकता। तो वो कैसा है, 2D मोशन है, क्योंकि वो या तो ऐसे जा सकता हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अगर ये जमीन होती तो या तो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा सकता है, या ऐसे ऐसे जा सकता है। इस बोर्ड पे कोई मोशन अगर करेगी, चींटी मान लेते हैं, एक चींटी इस बोर्ड पे मूव कर रही है, तो या तो अप डाउन कर सकती है चींटी, या ऐसे जा सकती है ना। कोई बोलेगा कि अगर चींटी ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये एक तो चींटी हॉरिजॉन्टली और एक चींटी वर्टिकली, यही दो डायरेक्शन में तो मूव कर रही है इधर भी। कोई तीसरी डायरेक्शन थोड़ी नहीं है कि बाहर आ गई। तो अगर कोई मोशन प्लेन में है ना, तो वो या तो 1D होगा या 2D होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक मोशन तो हो सकता है 1D, वन डायमेंशनल, एक हो सकता है 2D, टू डायमेंशनल। और अगर हम दुनिया की बात करें जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं इन द स्पेस, वो है 3D। तो ऐसे में एक मोशन हो सकता है 3D, थ्री डायमेंशनल। अब अगर यहां से अगर हम देखें कि सपोज एक पर्सन ने एक गन से एक बुलेट फायर किया, एक गोली चलाई। अब ये गोली क्या ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगी, ना दाएं बाएं होगी, ये सीधी मूव कर रही है, टारगेट की तरफ हिट कर रही है। ये जो मोशन है ये 1D है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे जा रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये 1D है। सिर्फ बाई एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भी ये 1D है। अगर वहीं एक स्नेक, सपोज स्नेक, एक सांप है, एक सांप है, ये सांप ऐसे बोर्ड पे ऐसे चल रहा है या जमीन पे ऐसे चल रहा है, तो ये आपका 2D है, ठीक है। तो या तो आप रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर, एक ऐसा मोशन जो वन डायरेक्शनल है या वन डायमेंशनल है। एक वन डायरेक्शन में या फिर एक ही डायमेंशन पे होने वाला मोशन 1D है, ठीक है। 2D मोशन कैसा होगा, जिसमें दो डायमेंशंस हो, दो डायमेंशंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, सर्कल पे एक, इस सर्कुलर पाथ पे एक बाइक चल रही है। जब ये बाइक देखोगे यहां से, इसकी एक डायरेक्शन तो कैसे है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, लेकिन ये साथ ही साथ में आप देखोगे अपने सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होती जा रही है, टिल्ट होती जा रही है। तो जैसे जब इस पॉइंट पे ये बाइक आ जाएगी, तो एक तो हल्का सा ऊपर भी जा रही है, लेकिन हल्का सा अंदर की तरफ भी आ रही है। यानी यहाँ अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्शन इसकी ये है और एक इसको अंदर की तरफ खींच रही है, यानी थोड़ा सा अपवर्ड है और थोड़ा सा ये अपने लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जब ये अपने लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे में ये दो डायमेंशंस पे काम कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 2D मोशन है। कैसा मोशन है, 2D मोशन है। जैसे ये स्नेक अगर मान लेते हैं कि स्नेक ऐसे ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है और वाई पे भी चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ 2D मोशन। तो मोशन इन द प्लेन, ठीक है।
2D मोशन, जैसे इसका एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2D का सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। 3D क्या हो सकता है, व्हाट इज 3D मोशन? तो 3D मोशन वो मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक वर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है आसमान में। अब ये इस समय ऐसे सीधा फ्लाई कर रही है, फिर थोड़ा तिरछा हो गई, फिर थोड़ा नीचे आ गई, यानी कि अगर इसको हम एक्स माने तो ये वाई हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये जब एक्स पे जा रही थी, फिर ये थोड़ा वाई पे शिफ्ट हो गई, फिर ये डाउन जेड पे चली गई। तो दैट मीन्स फ्लाइंग अ वर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। इसी में हम सारे मोशन को ले लेंगे। अगर कोई आपके में जो आता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो एक लाइन में होने वाला, एक सीधी लाइन में होने वाला मोशन, तो 1D है। प्लेन में होने वाला मोशन 2D है। सर्कुलर मोशन 2D है। अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, 2D है। 3D मोशन, a bird is flying in the sky, 3D है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, 3D है। ऐसे आप बता सकते हो कि 3D क्या हो सकता है, 2D क्या हो सकता है, 1D क्या हो सकता है। इसके अलावा एक हम पार्ट कर सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सी, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी बता रहा हूँ, जैसे स्पीड तो जानते ही होंगे कितनी रफ्तार है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी कुछ अलग नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड। तो अगर मान लो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो और ईस्ट में आपकी जो स्पीड है, ईस्ट की तरफ जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। इफ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपका डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए ये आपका जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आप एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करोगे। नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या करोगे, आपकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड मोशन के टाइप्स अगर आप देखोगे तो आप ऐसे बता सकते हो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मोशन, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं, जब एक इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें और जान लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज में क्या अंतर है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। सी, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, वेट और मास का। देखिए, मास का मतलब है किसी बॉडी का कंसिस्टिंग मटेरियल जिसमें से वो बनी है। सपोज अगर मैं आपके सामने ये एक रिमोट लाऊं, इस रिमोट का जो मटेरियल है ओवरऑल वो इसका मास है, ठीक है। कोई एक पर्सन है, उस उसकी बॉडी का जो ओवरऑल मटेरियल है तो वो सारा का सारा उसका मास है। बट क्या हमारा जो मटेरियल, जो मास है, क्या वही वेट होता है? देन आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा वेट का फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, यानी
जो वेट है वो क्या है, मास इनटू ग्रेविटी है। तो वेट कैसे आता है, सपोज ये आपकी अर्थ है, अर्थ पे यहाँ आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, तो आप अपने मास के साथ खड़े हो। अब ऐसे में अर्थ एक फोर्स अप्लाई करेगी, दैट फोर्स क्या है, अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, जो होता है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी। तो जब अब अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये बन जाता है आपका मास इनटू ग्रेविटी, और इसको ही हम लोग वेट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखोगे, यानी वेट क्या है, mg है, मास इनटू ग्रेविटी है। अब अगर ये ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर दें, अर्थ की ये पावर अगर कम हो जाए, तो बताओ आपका वेट कम आएगा या नहीं आएगा? आंसर है आएगा, क्योंकि वेट होता है mg। अगर g की वैल्यू घटेगी तो w की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसीलिए अगर इसी सेम पर्सन को हम मून पे लाएंगे और मून का मास अर्थ के मास से कम है और ग्रेविटी मास की वजह से आने वाला फोर्स है, तो ऐसे में ये सेम पर्सन का मास तो कांस्टेंट है, बट मून का ग्रेविटी कम हो गया। मून का ग्रेविटी कम हो गया तो वेट कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है वेट कैन चेंज। जैसे हमने अर्थ से इसको मून पे शिफ्ट किया तो आपका वेट चेंज हो गया, यानी यहाँ की डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करने पे हमारा रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। तो वेट जो है वो चेंज हो रहा है व्हेन वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन। तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज हो जाती है। तो यहां से ये बात निकल के आती है, दोज क्वांटिटीज विच कैन चेंज आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वे हैं जिनमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए उनका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे इसका मास मैग्नीट्यूड है और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डायरेक्शन है। तो अर्थ से इसको शिफ्ट कर दिया मून पे, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज होने पे रिजल्ट अलग आया। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज, हम लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज are those quantities which requires magnitude plus direction। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which requires magnitude and direction for their expression, for their expression। So vector quantities are those quantities which requires magnitude as well as direction for their expression। तो ये हमें वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ रहा है। लेकिन हमने कहा मास चेंज नहीं हो रहा, वेट चेंज हो रहा है, बट उस पर्सन का मास जितना अर्थ पे था उतना ही मून पे है, यानी मास में कोई चेंज नहीं है। तो डायरेक्शन के चेंज होने पे मास चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे रिलाई करती है। तो लिख लेंगे स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली, which requires magnitude only। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जो रिक्वायर करती है सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बार बार ये शब्द आ जा रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो एक मिनट में हम मैग्नीट्यूड भी समझ लेंगे, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड
ये मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? देखिए, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड है आपका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सटेंट, फैलाव, विस्तार। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरी हाइट कहां तक, उसका फैलाव या उसका विस्तार कहां तक है, एक्सटेंशन कहां तक है। सो द एक्सटेंशन ऑफ माई हाइट इज 6 फीट, इसके ऊपर तो नहीं है। अगर हम बोले कि एक पर्सन है जिसका वेट 60 kg है, तो उसका वेट का एक्सटेंशन कितना है, तो वेट कहां से कहां तक जाता है, 60 kg। क्या इसके ऊपर वेट नहीं होता? होता है। 70 kg भी होता है, 80 भी होता है, 90 भी होता है, 100 भी होता है, बट इस पर्सन का वेट का एक्सटेंशन 60 kg तक है। तो ऐसे कोई भी क्वांटिटी, जैसे एक पर्सन है उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर क्या इससे ऊपर की रफ्तार नहीं हो सकती? हो सकती है। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है। बट इस पर्सन की पर्टिकुलर जो रफ्तार है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी रफ्तार का एक्सटेंशन कितना है? 10 मीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके एक्सटेंशन को शो करता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इज द साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड इज द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब आ जाते हैं एक टॉपिक पे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो एक टॉपिक पे आ जाते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इसकी जगह पे क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सी, यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, इतना ही अंतर है। अगर हम इन दोनों को समझ जाएं तो हमें टाइम, स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ जाएगा। तो हमें समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब अगर आप देखोगे पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, मिनिमम डिस्टेंस ये है, मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन क्या जरूरी है कि आप सीधा ऐसे ही रास्ते से जाओ? गलियां और रास्ते थोड़े तिरछे भी होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, ये अगर हम इंडिया का मैप बना दें, यहाँ पे एक पर्सन को दिल्ली से गुजरात जाना है, हो सकता है उसकी ट्रेन ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर कहीं ऐसे ऐसे। लेकिन दिल्ली से अगर इसका देखेंगे तो सीधा डिस्टेंस तो ये हो सकता था ऐसे, लेकिन ट्रेन ऐसे जा रही है। तो हम यूजली हमारे जो रास्ते होते हैं वो ऐसे एकदम सीधा नहीं है। तो ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे न जाके पहले ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता। तो एक तो उसने शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया वो है ए बी, और इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं सी, इसको कर लेते हैं डी, तो एक पाथ कवर किया ए सी
ए सी डी बी, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। तो जो ये वाला जो पाथ है इसको बोलेंगे डिस्टेंस, कितना चला ओवरऑल। तो डिस्टेंस का मतलब ये है कि टोटल कवर्ड पाथ, जैसे ये पर्सन ए से बी तक ऐसे गया, पहले सी फिर डी फिर बी, तो टोटल कवर्ड पाथ जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। जबकि जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी पहली पोजीशन और जहां फाइनली ये बी पे पहुंच गया उसके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये जो डिफरेंस है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस कैसा है, ये टोटल कवर्ड पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे सपोज ये पर्सन ऐसे जब गया ए से सी, सी से डी, डी से बी, इतना पूरा जाने में ये 2 किलोमीटर चला, बट ए से बी का ऐसे सीधा सीधा जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 500 मीटर है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे कि ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 500 मीटर है, ए टू बी का जो डिस्टेंस है, जो जितना टोटल पाथ कवर किया है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये पर्सन फिर इसी रास्ते से यानी बी से डी, डी से सी, सी से ए वापस आ जाता है, यानी 2 किलोमीटर और चलता है, 2 किलोमीटर और चल के वापस ए पे आ जाता है, तो ये टोटल कवर्ड पाथ, जो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो पहले 2 गया 2 आया, यानी हो गया 4 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पूछे इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का अंतर यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज ए से ही चला और ए पे ही आ गया, जहां शुरू किया वहीं खत्म किया, तो उसकी शुरुआती पोजीशन और खत्म करने वाली पोजीशन में कितना अंतर है, वहीं का वहीं है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव रहेगा। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। ये टोटल कवर्ड पाथ है, ये मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हम डिस्टेंस जब देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहां से इधर गए, इधर गए, इधर गए, फिर वापस ऐसे 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 आ गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन क्या हो रही है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन क्या है। तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो अब हम ऐसे लिख लेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों में भी अंतर लिख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसा है आपका, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते, इसमें डायरेक्शन मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये टोटल कवर्ड पाथ है, टोटल पाथ, ये शॉर्टेस्ट कवर्ड पाथ, तो ये शॉर्टेस्ट कवर्ड पाथ है। ठीक है, तो अब ऐसे आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो ऐसे ही जो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, अब एक बात और
जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो एक बात और लिखते चलेंगे। यहाँ ये पूछा जा सकता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है या एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज, क्योंकि स्पीड आप जब घर से निकल रहे हो तो आपकी रफ्तार कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये कॉपी हो गया। तो हमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, मोशन के टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब पता चल गया। अब हम देख लेते हैं आपका एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो आपका एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी v, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, स्पीड पता चल गया। ठीक है, अब मोशन की तीन इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। मोशन की तीनों इक्वेशंस कौन कौन सी है। मोशन की तीन इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन कौन सी इक्वेशंस है हमारे पास। पहली इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस आपकी हैं मोशन की। इन तीनों इक्वेशंस को हमें डिराइव करना है। और ग्राफिकल मेथड जो बच्चों को यूजुअली समझ में नहीं आता कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इनको डिराइव कर सकते हैं, तो बहुत ही क्विक हम लोग, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कवर कर रहे हैं, तो क्विक तरीके से हम
इन तीनों मोशंस की इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से डराइव करके देख लेते हैं। वी कैन डिराइव ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन डराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन विद द ग्राफिकल मेथड, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ हमें बनाना, पेन ले लेता हूं। कलरफुल ग्राफ बनाना है। एक वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये ओरिजिन पॉइंट है। हमें फाइनल वेलोसिटी ड्राइव करनी है। सब जो वेलोसिटी है वो उसका ओरिजिन पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी इस लाइन से कहीं भी वेलोसिटी को ऐसे ऊपर चलोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, नीचे आओगे तो वेलोसिटी घटेगी। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे वेलोसिटी 0 है, इस पे ऊपर जाने में वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा 80 बन जाएगा, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू ले लेंगे 0 से थोड़ा ऊपर। तो मान लेते हैं ए पॉइंट से, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं। तो कुछ यू है हमारे पास जिसको बोल देते हैं ए ओ, और इससे एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, और ए से चलते चलते वो बी तक पहुंचता है, यानी उसकी, अब देखोगे यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए ओ कुछ तो होगा, ए यू है, और यहाँ 0 से ही ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे उसका बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो अगर ये पॉइंट सी है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, बी सी। तो फाइनल वेलोसिटी ये आपका वी सी है। ठीक है, और ये जो है ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये टाइम भी आगे बढ़ रहा है। तो जो ये वाली एक्सेस है वो टाइम को दिखाती है, तो सी पे आके वो रुक गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये टाइम है। ठीक है, अब ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन, जैसे ये अगर ई है तो ये ओ ई पैरेलल टू बी सी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इस पॉइंट को डी रख देता हूँ। ठीक है, तो ए ओ और डी सी, ये दो जरा गौर से देखोगे, ए ओ और डी सी ये दो पैरेलल लाइन है, ए डी और ओ सी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस यानी डी सी इक्वल्स टू होगा ए ओ। तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ए ओ, फाइनल वेलोसिटी यानी कि बी सी। ठीक है, हमें पता है ए ओ बराबर है किसके, डी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ बराबर है डी सी के। हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि बी सी। तो हमें बी सी पता करना है। बी सी दो चीजों से मिलकर बना है, बी डी प्लस डी सी। तो बी सी किसके बराबर है, बी डी प्लस डी सी। बी सी यानी फाइनल वेलोसिटी है, बी डी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, ये ट्राइंगल हमारे सामने एक नजर आ रहा है, ट्राइंगल बी ए डी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, ट्राइंगल बी ए डी, इसमें आपको एक्सेलरेशन दिया है, यानी ये हाइपोटेनस हमें पता है, और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या है, बी डी, अपॉन बेस क्या है, ए डी। तो अगर आप ऐसे देखोगे, मैं यहाँ पे इसका रिलेशन लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। ए डी क्या है, ये दो पैरेलल लाइन अगर आप देखोगे, ई ओ बी सी, इनके बीच का डिस्टेंस है ये, और ये किसके बराबर है, टी के। तो जहां ए डी लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टी। तो बी डी अपॉन टी, तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी डी इक्वल्स टू 80। ठीक है, ओके। और डी सी आपकी क्या है, डी सी आप देखोगे, ये दो पैरेलल लाइन है आपकी, ए डी और ओ सी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ हो चाहे यहाँ हो बराबर होगा। तो यू जो ए ओ है वो डी सी के बराबर है,
तो ए ओ मीन्स यू है, तो डी सी भी क्या हो जाएगा, यू। तो डी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बी डी प्लस यू, और बी डी की वैल्यू जो हमने अभी यहाँ ड्राइव की 80, तो वी डी की जगह लिख देंगे। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी इक्वल्स टू 80 प्लस यू, और यही इक्वेशन हमें ड्राइव करनी थी, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है यू प्लस 80, और ये हमारा ड्राइव हो गया। ठीक है, तो मोशन की आपकी ये पहली इक्वेशन, कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ बना देना है, बीटी ग्राफ, और बीटी ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी जो हमने ली है उसे ड्राइव कर देना, कॉपी कर लेंगे। बोर हो गए क्या, क्यों भाई? दोस्तों फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, क्या करें, 9th क्लास में आ गए हो तुम लोग, अलग से साइंस पढ़नी पड़ रही है, वो भी एक ही उसमें हम डिवाइस कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर देखें। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमने ये बना लिया बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लेंगे, वही सेम ग्राफ फिर से बनाएंगे। ये पॉइंट ए है यानी कि ये ओ है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया u, और यहाँ से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बी पॉइंट तक गए हैं ये एक्सेलरेशन से, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट सी तक हो जाएगा v, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अब ऐसे में ये आपका पॉइंट ले लिया हमने डी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये बीटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया है, ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया अगर जोड़ दें, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, सम कर दें, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया बिटवीन द बीटी ग्राफ जो आपका है, एक तो क्या है एक्स एक्सिस पे ओ टी, तो ओ सी, और इधर ए बी, तो जो ग्राफ है हमारा ए बी, और दूसरा एक्सिस जो है ओ सी, इनके बीच का जो कंप्लीट जो एरिया है वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस मतलब एस किसके बराबर होगा, ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या होगा, पहला ये रेक्टेंगल फिर ये ट्राइंगल, तो ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है इसका, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी देख लेंगे, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप इनमें से एक को लेंथ ले रहे हो, सपोज ये हमें पता है ये ओ सी टाइम है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो गई, तो आपका क्या होगा टी इंटू यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ यानी कि टाइम इंटू ब्रेथ यानी ये यू, तो आ गया आपका यू टी। फिर ये ट्राइंगल का एरिया सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है 1/2, फॉर्मूला याद है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है 1/2
बेस कितना है इसका, ये रहा AD, AD किसके बराबर है, OC यानी T, तो 1/2 टाइम इंटू हाइट क्या है यानी BD, और BD किसके बराबर आ गया था आपका, पहली वाली इक्वेशन याद करो, हमने BD की वैल्यू निकाली थी 80, पुट कर देंगे 80, तो आ गया आपका T का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देखो ठीक है, अब ये आपका आ गया 1/2 AT², अगर ये वाली इक्वेशन आपकी है पहला और ये वाली इक्वेशन आपका दूसरा, तो अगर आप देखोगे UT प्लस हाफ AT², इन दोनों को जोड़ के ही आया डिस्टेंस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे फिर लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला था हमने, UT प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला 1/2 AT², तो यू एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², यही हमें डिराइव करना था, ये आ गया, ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन भी आपकी आ गई है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई है। अब हमें तीसरी इक्वेशन निकालनी है, तीसरी इक्वेशन V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, ठीक है, ये विजिबल है क्या टीवी इन बच्चों को, तो तीसरी इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, क्या ड्राइव करना है, V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, ठीक है, हमारा ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ वही है जो पहले था, ये आपका UA, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, B पॉइंट तक पहुंच गया, ये O पॉइंट है, O से लेके C तक का हमारा जो ये टाइम है, ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो BC जो आपका हो गया वो वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो AO और ये BC दोनों U है, ये टाइम के बराबर है, ठीक है, ये ग्राफ, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है OABC, ठीक है, और ट्रेपेजियम का जितना एरिया है वही होता है डिस्टेंस, अभी हमने देखा था, तो डिस्टेंस, अब इसमें इस ट्रेपेजियम में अगर आप देखोगे जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इसको थोड़ी देर के हटा देता हूँ, इसमें दो लाइन पैरेलल है, AO पैरेलल किसके है, OBC के, अगर इसको ऐसे बढ़ाओ तो इसको बढ़ाओ, ये दोनों पैरेलल ही है, तो AO पैरेलल है BC के, और ट्रेपेजियम अगर आप फिर से ऐसे देख लो,
इस ट्रेपेजियम की ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये आप इसकी हाइट है ओ सी, है ना। तो ट्रेपेजियम का जो ओवरऑल आप अगर देखोगे एरिया होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या था, एस इक्वल्स टू क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या ये विजिबल है? ये इसमें देखना स्क्रीन विजिबल हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय 2 ये आपका। अब जरा गौर से देखो फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजियम के एरिया का, ट्रेपेजियम क्या है ओ ए बी सी। तो ट्रेपेजियम क्या है हमारा ओ ए बी सी बाई 2, और इसका एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस हाइट h बाई 2। अब सम क्या है आपका ओ ए ये और बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है। और ये कुछ हमने गलत कर दिया क्या, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे ना, एक मिनट, मल्टीप्लाई आएगा, हमने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करना था हमें, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2, ठीक है। पैरेलल साइड्स हमारी क्या है, कौन सी है, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम का ओ सी बाई 2। जरा देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी सी यानी कि आपका क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी इनटू ओ सी यानी टाइम अपॉन 2, ठीक है। अब जरा देखो ये जो इक्वेशंस हैं हमें इनकी वैल्यू पता है, जो आपकी इक्वेशन जो हमें ड्राइव करनी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें कहीं भी टाइम आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपको टाइम दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे में हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो टाइम की वैल्यू पुट करनी है, और टाइम की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो, है ना, एस इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइम किसके बराबर होता है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन आपका क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें s इक्वल्स टू यू प्लस वी, ठीक है, और टाइम का वैल्यू हमने क्या निकाला v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाय ए, और ये 2 है तो 2a हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा ये इधर आ गया, ये क्या आ गया 2as इक्वल्स टू, यहाँ पे u का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यू वी प्लस का, फिर इसका इसमें किया तो माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आ गया प्लस का वी स्क्वायर, फिर क्या आ गया माइनस का यू वी, ये प्लस का यू वी माइनस का यू वी हट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2as माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो, तो अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे देखोगे, ये इस अगर यू स्क्वायर को उधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ गया, यहाँ पे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही इक्वेशन है। तो सिंपली से हमें क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, डिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाई 2, ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना, टाइम को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ टाइम आएगा टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको पुट कर देंगे और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, अगली क्लास में ग्राफ के एक्सप्लेनेशंस को देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। धन्यवाद।